फ्रेंड, मैं हूँ वरुण और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। और आज की क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एस सी पेट यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। ठीक है, मछली का पर्याय हमको बताना है। तो ऑप्शन ए चपला, ऑप्शन बी तयोनिधि, ऑप्शन सी अच्छी और ऑप्शन ए झस। तो मछली का पर्याय क्या होगा? तो मछली का पर्याय होगा झस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, मछली का पर्याय क्या होगा? तो झस होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब इसमें है कि हम देखते हैं कि चपला, चपला का पर्याय क्या होगा? तो चपला का पर्याय होगा बिजली। ठीक है, चपला का पर्याय क्या होगा? तो चपला का पर्याय होगा बिजली। और किसका है? बिजली। चंचला, इसको चंचला, बिजली, चंचला, तड़िता, तड़िता, ये क्या है? ये सब चपला के पर्याय होंगे। ठीक है, तयोनिधि किसका पर्याय है? तो यह समुद्र का पर्याय है। यह किसका पर्याय है? तो यह समुद्र का पर्याय है। इसका और क्या होगा पर्यायवाची? तो इसका और पर्यायवाची होगा सिंधु, सागर, जलधि, उदधि। ये सब क्या है? ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। अच्छी, अच्छी किसका है? तो यह आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छी किसका है? तो यह हम आँख का पर्यायवाची है। आँख का यह पर्यायवाची है। ठीक है, और इसके और कौन से पर्यायवाची होंगे? तो इसके होंगे कि लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, ये सब क्या है? ये सब आँख के पर्यायवाची होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है हमको बताना है। तो ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो क्या है? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है हमको बताना है। तो कौन सा सर्वनाम होगा? तो जो शब्द होगा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बात करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? तो हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम है। कौन कौन से? तो मैं, हम, मैं, हम, तुम, मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो, ये सब क्या है? ये सब हिंदी में क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, बात करते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निजवाचक सर्वनाम होता है कि जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा क्या है किसी अन्य के लिए करता है, तो वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम
और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया के रूपांतर के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पे भरना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए कर्ता, और क्रिया के रूपांतर किसके अनुसार होता है वो आपको बताना है। तो कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है भाव और ऑप्शन डी है कर्म और भाव। ठीक है, तो क्या है कि कर्म क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर के अनुसार, यानी क्रिया में रूपांतर किसके अनुसार होता है? तो वो किसके अनुसार होता है? तो वो होता है कर्म के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? तो कर्म के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के? तो वाच्य 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? ठीक है, हमको बताना है कि ये जो वार्तालाप है इसमें क्या है कि किस विराम चिन्ह की त्रुटि है। ठीक है, तो हमको वो बताना है। तो इसमें किस विराम चिन्ह की त्रुटि है हमको बताना है। तो कौन सा होगा? तो इस चिन्ह को हम क्या, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम अल्प विराम। अल्प विराम। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, इसको हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अवतरण चिन्ह, या इसी को हम उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसी को हम अवतरण चिन्ह या इसी को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा, इसको पाद चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये पाद चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा कि मैंने आज एक मशीन खरीदा। इसमें क्या है? विराम चिन्ह, किस विराम चिन्ह की त्रुटि है? तो ये होगा, यहाँ पे कामा नहीं लगा है। ठीक है, कामा यानी अल्प विराम की इसमें त्रुटि है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कामा होगा और आज एक मशीन खरीदी है। तो यहाँ पे क्या है कि अल्प विराम की त्रुटि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए अपनी ही बढ़ाई करते रहना, ऑप्शन बी है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, ऑप्शन सी है चैन से जिंदगी काटना और ऑप्शन डी है झूठी बातें उड़ाना। तो मल्हार अलापना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का उचित अर्थ होगा कि चैन से जिंदगी काटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? ठीक है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो ऑप्शन ए उपयोग, ऑप्शन बी है अनुपयोग और ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन सी है प्रयोग और ऑप्शन डी है सदुपयोग। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा प्रयोग से। ठीक है, किसी चीज़ का हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि वो वस्तु क्या है कि हमारे व्यवहार में वो आई, यानी हमें हमारे काम वो आई, तो उसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अगला क्वेश्चन है कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। ठीक है, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो ऑप्शन ए कनिष्ठ से वरिष्ठ को, ऑप्शन बी
वरिष्ठ से कनिष्ठ को, और ऑप्शन डी दोनों ओर से, और ऑप्शन डी व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो कार्यालयीन आदेश सदैव किस प्रेषित होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 नंबर छूट गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक है, हमको बताना है किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन ए आरोग्य, ऑप्शन बी है ईसाई, ऑप्शन सी है ऊर्जस्वी, और ऑप्शन डी है अंतुसुक्य। ठीक है, तो किस हमको बताना है कि किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो किस में अशुद्धि नहीं है, तो ऊर्जस्वी में क्या है, स्वर एवं व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हमने कर लिया था। 9 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, स्वर का वर्गीकरण कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्लुत, ऑप्शन बी ह्रस्व, ऑप्शन सी संयुक्त, और ऑप्शन डी है द्वित्व। तो कौन नहीं है इसमें, तो क्या है, द्वित्व व्यंजन क्या है, यह स्वर का वर्गीकरण नहीं होता है। ठीक है, संयुक्त स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, लेकिन द्वित्व व्यंजन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। ठीक है, निह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है हल संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगा हमारा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पे 2 विसर्ग लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए था द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो क्या है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तथा उसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि और अथवा या एवं लगता है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा कि भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, तो अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, भाई और बहन होगा। इसका विग्रह क्या होगा, भाई और बहन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास की बात करते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद प्रधान न हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान नहीं हो, ठीक है, दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हमने लिखा नीलकंठ, ठीक है, हमने लिखा नीलकंठ, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा नीला है कंठ जिसका। ठीक है, नीला है कंठ जिसका। तो इसमें क्या कह रहा था कि बहुब्रीहि समास में कि क्या है, दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद प्रधान ना हो, और क्या है कि इस समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ क्या हो, प्रधान हो। तो यहाँ पे दिया है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है, तो ये किसको बता रहा है, तो ये भगवान शिव को बता रहा है। ठीक है, अर्थात ये किसको इंगित कर रहा है, तो ये शिव को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं।
तो द्विगु समास में क्या होता है कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद, इस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमने लिखा पंचवटी, 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 तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पंच, पंच धन वटी। ठीक है, तो पंच मतलब क्या होता है, पंच मतलब 5। ठीक है, वटी मतलब, वटी मतलब, तो वटी मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, वटी मतलब वट या वृक्ष इसको, तो इसका क्या होगा कि पंचवटी अर्थात 5 वट या 5 वृक्षों वाला स्थान। तो यहाँ पे क्या है कि पूर्व पद क्या है, यहाँ पे संख्यावाचक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए तदधित प्रत्यय, ऑप्शन बी कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन सी है संस्कृत प्रत्यय और ऑप्शन डी है अनीय प्रत्यय। ठीक है, तो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं तदधित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रंथि का तद्भव शब्द है। ग्रंथि का तद्भव शब्द हमको बताना है, तो ऑप्शन ए है गांठ, ऑप्शन बी है गांठ, ऑप्शन सी है गट्ठी और ऑप्शन डी है गुत्थी। ठीक है, तो ग्रंथि शब्द का तद्भव क्या होगा, तो ग्रंथि शब्द का तद्भव होगा गांठ। गांठ क्या होगा, ग्रंथि शब्द का तद्भव होगा। अगला है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए विकारी सर्वनाम, ऑप्शन बी है अविकारी सर्वनाम, ऑप्शन सी है संयुक्त सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधात्मक सर्वनाम। ठीक है, तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो वो क्या होगा, सकर्म यानी कर्म के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अकर्मक मतलब बिना कर्म के। ठीक है, जिसका फल कर्ता पर पड़ेगा उसको क्या होगा, तो वह अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मनोभाव के अनुसार हटो, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है। ठीक है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है। तो ऑप्शन ए संबोधन, ऑप्शन बी है चेतावनी, ऑप्शन सी है धिक्कार और ऑप्शन डी है विस्मय। ठीक है, तो मनोभाव के अनुसार हटो क्या है, कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा क्या है, हटो, यानी किसी को कहा जा रहा है कि हटो, तो वो अपने मन से उसको हटने के लिए बोल रहा है, यानी क्या हो रहा है, वो चेतावनी दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है तुम दिन भर घूमते रहते हो। यहाँ पे भर शब्द कौन सा अव्यय है। ठीक है, यहाँ पे जो भर है, भर ये कौन सा अव्यय है हमको बताना है। तो ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी है संबंध बोधक, ऑप्शन सी है निपात और ऑप्शन डी है संयोजक। तो क्या है कि जो यहाँ पे भर शब्द है वो कौन सा अव्यय है हमको बताना है, तो कौन सा अव्यय होगा वो, तो वो होगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा, वो क्या है, निपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। ठीक है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है वितृष्णा, ऑप्शन बी है वितृष्ण, ये वितृष्ण और ये वितृष्णा, और ऑप्शन डी है तृप्ति और ऑप्शन डी है लोभ। तो तृष्णा का विपरीतार्थक क्या होगा, इसका विपरीतार्थक होगा हमारा वितृष्णा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वहीं विलाप से आशय है। ठीक है, वहीं विलाप से क्या आशय होगा। ठीक है, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, वहीं विलाप का आशय
विलाप से क्या आशय है? तो ऑप्शन ए रो रो कर अपना दुख कहते जाना, ऑप्शन बी है आवाज के साथ रोना, ऑप्शन सी है जोर जोर से रोना, और ऑप्शन डी है हाथ पटक पटक कर रोना। तो विलाप से आशय क्या होगा? तो विलाप से आशय होगा कि रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ठीक है, संबंधवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन है देव, ऑप्शन बी है देवी, ऑप्शन बी सी है दैवी, और ऑप्शन डी है देवता। तो संबंधवाची हमको बताना है। तो संबंधवाची इसमें क्या होगा? तो दैवी होगा। ठीक है, दैवी होगा, यानी नहीं बोला जाता है कि दैवीय शक्ति हो, तो ये दैवीय शक्ति यानी उसका संबंध किससे है? शक्ति का संबंध किसी से है? तो देवता से इसका संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? दैवीय होगा। अगला है मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? ठीक है, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? तो ऑप्शन है कर्म, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है अधिकरण, और ऑप्शन डी है संप्रदान। ठीक है, तो वह मेरे हाथ में लेखनी है, इसमें परसर्ग बताना है। तो इसमें परसर्ग क्या होगा? तो इसमें होगा हमारा क्या है? अधिकरण। ठीक है, अधिकरण क्या होगा? अधिकरण परसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को क्या होता है? कर्म को होता है अपादान, यानी अपादान से ये क्या होता है? अलगाव की स्थिति में होता है, अलगाव की स्थिति में से का प्रयोग क्या होता है? अलगाव की स्थिति में होता है। अधिकरण में पर, और अगला है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन है पक्ष, ऑप्शन बी है काल, ऑप्शन सी है भूतकाल, और ऑप्शन डी है वाच्य। तो क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य कहते हैं। तो ऑप्शन है पदक्रम, ऑप्शन बी अन्वय, ऑप्शन सी है उद्देश्य, और ऑप्शन डी यहाँ पे छूट गया, इसको यहाँ पे क्या होगा? विधेय होगा। ऑप्शन डी विधेय होगा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो इसको सामंजस्य को कहते हैं हम अन्वय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन है उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी है पार्श्विक, ऑप्शन सी है सघोष, और ऑप्शन डी है ऊष्म। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? व्यंजन का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सघोष क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, सघोष नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्लुत स्वर, ऑप्शन बी है गुरु स्वर, ऑप्शन सी है मूल स्वर, और ऑप्शन ए लघु स्वर। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं गुरु स्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन है मूर्धन्य, ऑप्शन बी है वत्स्य, और ऑप्शन ए काकल्य, और ऑप्शन ए कंठ। तो कौन होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो काकल्य उसका स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, ऑप्शन बी उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, ऑप्शन सी है उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, और ऑप्शन डी है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो कौन सा वर्ग हो जाएगा? क्या है कि प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो उस संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो उसी वर्ण का होगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर
जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज और ऑप्शन डी प्राकृतिक शब्द। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के, ऐसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो संज्ञा के कितने भेद होंगे? तो संज्ञा के 3 भेद होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है समानाधिकरण। समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है? ठीक है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो ऑप्शन है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक और ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? कौन सा ऑप्शन? तो ये होगा समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण हमको बताना है। तो ऑप्शन है गुणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे जो प्रतिदिन है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह क्या होगा? तो यह क्या प्रतिदिन यानी यह काल का बोध करा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या होगा? ठीक है, संशय का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है मन में शक की स्थिति, ऑप्शन बी कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, ऑप्शन सी क्रोध की स्थिति और ऑप्शन डी वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो संशय का अर्थ क्या होगा? तो संशय का अर्थ होगा हमारा वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है बहिष्कार, ऑप्शन बी परिष्कार, ऑप्शन सी है तिरस्कार और ऑप्शन डी परोपकार। तो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा बहिष्कार। ठीक है, बहिष्कार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कुल 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 शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन करें। ठीक है, कुल और कुल शब्द युग का सही अर्थभेद हमको चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है वंश गमन, ऑप्शन बी है वंश किनारा, ऑप्शन सी है किनारा वंश और ऑप्शन डी सब वंश। तो कुल कुल का क्या होगा? तो कुल मतलब क्या होता है? तो कुल मतलब होता है वंश। ठीक है, और कुल मतलब क्या होगा? तो दूसरे कुल का अर्थ क्या होगा? तो दूसरे कुल का अर्थ होगा, दूसरे कुल का क्या अर्थ होगा? तो ये होगा किनारा। किनारा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला अगला पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का, यहाँ पे खाली स्थान है, लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो ऑप्शन है दोष, ऑप्शन बी है दोषारोपण, ऑप्शन सी अभियोग और ऑप्शन डी है दंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया? तो उस पर चोरी का अभियोग लगाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ऑप्शन है दीमक, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है विधुर। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें होगा विधुर। क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा है? ठीक है, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है संभावनार्थ, ऑप्शन बी है निश्चयार्थ, ऑप्शन सी है संकेतार्थ और ऑप्शन डी है विद्यार्थ। तो वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा है? तो वृत्ति का अर्थ कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा निश्चयार्थ। ठीक है, वह शाम को घर जाएगा, क्या है? निश्चयार्थ यानी निश्चित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? ठीक है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो ऑप्शन है आवृत्ति मूलक, ऑप्शन बी है सत्य सत्यापरक और ऑप्शन सी है स्थित्यात्मक और ऑप्शन डी है पूर्ण पक्ष। तो इसमें पक्ष बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसमें होगा आवृत्ति मूलक है, वह भोजन बनाता है, या आवृत्ति मूलक होगा। ठीक है। अगला है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है। ठीक है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है। तो ऑप्शन ए उपवाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, और ऑप्शन डी यहाँ पे छूट गया है, तो ये होगा ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पे सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और योजकों द्वारा जुड़े हों वो क्या होते हैं? तो होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो ऑप्शन है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन बी कारक संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन सी है वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि, और ऑप्शन डी अभ्यास संबंधी अशुद्धि। तो तुम बड़े चालाक हो, इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें होगा अव्यय संबंधी अशुद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, बोली या क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ठीक है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो ऑप्शन है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी उपभाषा, ऑप्शन सी है लिपि, और ऑप्शन डी क्षेत्रीय रूप। ठीक है। तो वह क्या बन जाता है? तो वह उपभाषा बन जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे कहते हैं। ठीक है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी उष्मा, ऑप्शन सी अंतस्थ, और ऑप्शन डी है अयोगवाह। तो उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, और ऑप्शन डी है चार। तो कितने भागों में बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दो प्रकार के। ठीक है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन सा? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से में के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाली दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है दंत्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालव्य, और ऑप्शन डी वत्स्य। तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहेंगे हम? तो इसको हम कहेंगे वत्स्य। यहाँ पे वत्स्य होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।